गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास में ऑप्टिक्स या कहो जैसे लाइट प्रकाश स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हिंदी में ही सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, वही लिखेंगे भी हिंदी में ही। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम के लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, और संवेदना उत्पन्न करने की वजह से क्या होता है, उससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, वस्तुएं देखने के लिए एक तरह से ऊर्जा है वो हमारी। अब बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा है, दिखाई कैसे देता है? दिखाई देती है कोई भी वस्तु हमें तब जब प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा परावर्तन क्या है। भाई प्रकाश उस पर आपतित होगा, टकरा के वापस लौटेगा। ठीक है, तो पहले हम यही बात पढ़ेंगे कि वो टकरा के वापस लौटने के क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, कैसे वापस लौटता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो टॉपिक है, पढ़ रहे हैं हम प्रकाश, और स्टार्ट करेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो, जैसे ये कोई परावर्तक तल है, ये क्या है? परावर्तक तल। इस पर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो ये बन गई आपतित किरण। आपतित किरण। यहां पर हम इस तल के लंबवत एक लाइन खींचेंगे जिसे हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। और किरण यहां से टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण है ये? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन चीजें आ गई हमारे पास में। ये किरण आई, ये हो गई आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, कोण आई, उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण है ये। दूसरा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, जिसे हम बोलते हैं कोण आर, जो है क्या? इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा वो आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, दो कोण हमारे पास तैयार हो गए। ठीक है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी? परिभाषा क्या बन जाएगी? जब कोई किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, परावर्तन के नियम। दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया। कौन कौन सी? आपतित किरण जो आई थी, परावर्तित किरण जो गई है, और अभिलंब तल के लंबवत। ठीक है, अभिलंब भी कहाँ? जो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु है, ये बिंदु एक ही है। ऐसा नहीं कि किरण ये तल है, ये आई यहाँ पर, यहाँ से चली जा रही है, कहीं कुछ कर रहे हो, अभिलंब यहाँ बना रहे हो, नहीं, कुछ नहीं। तीनों के तीनों का बिंदु कैसा है? कॉमन पॉइंट एक ही है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम तो बहुत सिंपल है, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो नियम हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो नियम हो गए और परिभाषा भी तैयार हो गई हमारी। ठीक है,
अब यही होता है, वस्तु पर गिरेगी किरण, किरण जब वस्तु पर गिरी टकरा के वापस लौटी, यहां से हमने देखा तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब वो किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती है, तब वो हमें वस्तु दिखाई देती है। परावर्तन के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ना पड़ेगा? दर्पण। और दर्पण में भी पहला एक है समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है? एक कांच की समतल प्लेट लें, उसकी एक साइड पर पॉलिश कर दें। ठीक है, कांच की समतल एक प्लेट ले ली हमने, कांच ले लिया सिंपल सा, उसकी एक साइड पर क्या कर दी? पॉलिश। तो ये तैयार हो गया समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण के लिए कुछ सिंपल सी कंडीशंस पढ़ रहे हैं। पहली चीज, ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूर रखी होगी उसका प्रतिबिंब उसके अंदर उतनी ही दूर बनेगा। यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा। दोनों की दूरियां कैसी होंगी? समान। वस्तु जितनी दूर रखी होगी उतनी दूर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसे होंगे? प्रतिबिंब कैसे होंगे उसके लिए हमें प्रतिबिंब पढ़ने पड़ेंगे। प्रतिबिंब पढ़ना पड़ेगा। प्रतिबिंब भी दो होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब जो होना चाहिए, आभासी जिसका आभास हो, मतलब मालूम पड़े कि प्रतिबिंब है लेकिन हो नहीं, ऐसा ही तो हो गया आभासी। आभास होगा जिसका, वो आभासी। वास्तविक जो दिखाई दे, हाँ है, लेकिन अब वो समझेंगे कैसे? उसे ऐसे समझो, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हम, और ये पर्दे पर प्राप्त होगा। ये पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब वस्तु किरण आई, इससे टकराई, टकरा के गई, पर्दा लगा होगा, पर्दे पर अगर प्रतिबिंब बन गया तो वास्तविक, पर्दे पर नहीं बना तो आभासी। एक बात हो गई। दूसरी बात इसी से संबंधित, ठीक है, दूसरा क्या है? एक तो ये हो गया। दूसरा, जो किरण है, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें, किरणें मिलती हैं तो वास्तविक, और अगर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब लगे कि मिल रही हैं, या हम सोच लें कि ये किरण यहां से जा रही है, अगर यहां से जाती तो यहां मिलती। समझो, यहां पर मिलेंगी, मतलब दिखाई देंगी क्लियर। अभी हम किरण बनाएंगे तब देखेंगे, क्लियर दिखाई देंगे कि हाँ ये मिली। जब मिलेंगी क्लियर तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभास हो मतलब प्रतीत हो कि हाँ अगर ये किरण यहाँ से जाती तो मिल जाती। कैसे? इसे यही समझ लो, जैसे अगर हम, ये समतल दर्पण है, यहाँ से हमने किरण को भेजते, ये भेजा हमने किरण, तो एक किरण इसके अंदर नहीं जाएगी, टकरा के वापस लौटेगी। हम क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब मिला, तो इसका मतलब अगर जाती तो ऐसे जाती है सीधी, अगर जाती तो जाती, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रतिबिंब आभासी है। किरण पहुंची नहीं है उसके पास तक, किरण तो टकरा के वापस लौटाई, लेकिन हमें आभास होता या हुआ कि इसका प्रतिबिंब ये बना, तो वो कैसा है? आभासी। मतलब किरण वहां पहुंचेगी नहीं, याद रख लो इस बात को। किरण केवल हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अगर जाती तो पहुंच जाती, वहां तक गई तो है ही नहीं है। ये कंडीशन हो गई किसकी? आभासी की। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसलिए पढ़ाया था। प्रतिबिंब कैसा है इसका? आभासी। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है इसका। ठीक है, दूरी कैसी रहेगी? समान। जितने वेग से तुम वस्तु को लेके जाओगे प्रतिबिंब दर्पण के पास, प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से आएगा। प्रतिबिंब भी क्या करेगा? उतने ही वेग से आएगा। जितने वेग से वस्तु जाएगी उतने वेग से प्रतिबिंब उसके पास आएगा। क्या चीज बदल जाती है? वो है साइड। इसकी साइड चेंज हो जाती है, मतलब लेफ्ट जो होगा वो राइट बन जाता है और राइट जो होगा वो लेफ्ट। इसे बोलते हैं साइड चेंज, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, साइड चेंज होती है। मतलब अगर हम ए को देखें तो ए ही दिखाई देगा हमें, लेकिन अगर हमने पी देखा तो पी हमें ऐसा दिखाई देगा। साइड चेंज होगी। ए तो सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, समरूप है, तो वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन पी को देखेंगे तो वो साइड चेंज कर देगा। चेंज हो गई साइड, तो ये साइड चेंज हो गई।
ठीक है, तो साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड हमारी चेंज कर देता है कौन, समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा दर्पण कौन सा है, दूसरा है गोलीय, गोलीय दर्पण, तो बोलते हैं स्फेरिकल गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनेगा, गोलीय दर्पण में क्या है, गोला ले लो, कांच का खोखला गोला, क्या लिया है हमने, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला लेके इसका एक भाग काट दो, काट दो, यहां से काट दिया हमने, ये वाला पोर्शन इसमें से बाहर निकाल लिया, कांच के खोखले गोले में से ये पोर्शन बाहर निकाल दिया, निकल आया। अब क्या करेंगे, इस खोखले गोले की एक साइड पर पॉलिश कर देंगे, क्या करेंगे, एक साइड पर पॉलिश, समतल था तो पॉलिश इधर करो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो समतल ही है, क्या फर्क पड़ेगा, चाहे इधर करो चाहे इधर करो। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, गोला है ऐसा। अब पॉलिश अगर कोई इधर करता है तो अलग बात आएगी, इधर पॉलिश करेगा तो अलग आएगी, मतलब अब पॉलिश के हिसाब से दो दर्पण बनेंगे, तो गोलीय दर्पण दो तरह से डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से दो दर्पण बनेंगे गोलीय दर्पण, एक को बोलते हैं उत्तल और एक को बोलते हैं अवतल, उत्तल और अवतल, दो दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है ये। तो कैसे कैसे होंगे भाई उत्तल और अवतल, देखें जरा वो भी देखते हैं। देखो दो दर्पण हैं, किधर बना दें, चलो अभी बनाते हैं, इतना क्लियर हो गया तो इसे समझ लो, और जिनके पास वैसे नोट्स होंगे, नहीं है अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, ठीक है, तो दो दर्पण हैं हमारे पास में, कौन कौन से दो दर्पण हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल, दो दर्पण हैं। दर्पण दोनों बना देते हैं जरा, दो दर्पण बना रहे हैं, एक दूसरा, पॉलिश करेंगे अलग अलग बस। अब देखो हमने क्या किया, पॉलिश ऐसे कर दी अंदर से, एक में कर दी बाहर से, हो गई पॉलिश दोनों, एक अंदर एक बाहर। इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें पॉलिश अंदर या दबे हुए भाग पर हो। और ये कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें के पॉलिश उभरे हुए भाग पर हो। दो दर्पण हो गए, उत्तल और अवतल, तो अवतल और उत्तल दर्पण दो तैयार हो गए। अब दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझते हैं, ठीक है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। देखो केवल मैं लिखूंगा, परिभाषाएं समझना अपने आप, याद रखना है तुमको, ठीक है। एक वो खोखला गोला था जिसमें से हमने दर्पण को काटा था, दर्पण काट के हमने ये निकाल लिया, ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण निकाल लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, पहली चीज, दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा, दर्पण तो इतना ही है, ये नहीं है, ये तो वो गोला है जिसमें से हमने काटा है। दर्पण का मध्य बिंदु उसे हम बोलते हैं पोल, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा जाता है उसका केंद्र, उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा जाता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। जिस खोखले गोले से दर्पण को काटा गया उसका केंद्र वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु को हम बोलते हैं फोकस, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है ये, ठीक है। और फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बन गई परिभाषाएं सब,
याद हो गई? कौन कौन सी परिभाषाएं बताओ? बोलो। एक तो जिस खोखले गोले से काटा गया उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है फोकस बिंदु। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हो गई परिभाषा तैयार? तो ये तो सब परिभाषाएं हो गई दर्पण से संबंधित, जिसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक, अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दो प्रतिबिंब हो गए, आभासी और वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो भी समझते हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण के लिए लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कुछ किरणें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो किरणें देखते हैं प्रतिबिंब के लिए किरणें कौन कौन सी हैं। प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरणें। पहली बात देखो, डायरेक्ट एक और चीज, इसमें एक वर्ड रह गया वो भी समझ लो क्योंकि वो यूज हो रहा है। ये जो अक्ष है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। सही है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर? तो देख रहे थे भाई ये रेड दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। चलो देखो, पहली चीज, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। पहली बात, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो कहां से जाएगी भाई? फोकस से जाएगी। वो कैसे जाएगी उसका चित्र भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखो, दोनों को लेके चलेंगे हम। एक तो ये बनाया, ये कौन सा है? अवतल। मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये समांतर आई, कहां से जाएगी? परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। तो ये बिंदु हो गया फोकस। समझ गए? समांतर आएगी, कहां से जाएगी? फोकस से। या फिर दूसरी बात आती है, गुजरती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत वर्ड आएगा। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकरा के चली तो इधर जाएगी, तो ये प्रतीत होगी कहां से गुजरती हुई? फोकस से। तो इसमें प्रतिबिंब आभासी होगा और इसमें प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इस समय किरण जा रही है तो वास्तविक, आभास हो रहा है आभासी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसका ठीक उल्टा। जो किरण फोकस से आएगी वो कैसे होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण फोकस से आएगी, देखो ये हमने बनाया दर्पण, किरण को लेके आओ कैसे? फोकस से। तो ये आई फोकस से, ये फोकस से जो किरण आएगी वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें वही प्रतीत होगी। कैसे होगी? इसमें इस तरह से आएगी ये किरण और ये प्रतीत होगी फोकस में आते हुए और टकरा के चली गई समांतर। तो प्रतीत होने वाली कंडीशन किस में आ रही है? उत्तल में। किस में आ रही है? उत्तल में। अवतल में वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तीसरी बात करो भाई, तीसरा, ध्रुव पर आपतित जो किरण होगी वो कोण बराबर बनाएगी। कोण बराबर मतलब देखो, जितने कोण पर आपतित होगी ये ध्रुव किरण, जितने कोण पर आपतित होगी, थीटा पर आपतित हुई तो यहां से टकरा के वापस जाएगी भी कितने कोण पर? थीटा पर। थीटा पर आई, थीटा पर ही वापस जाएगी। यही स्थिति इसकी है। ध्रुव इसमें भी यही है,
किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर ही वापस लौट जाएगी। समझ गए? समझ गए। तो जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर ही वापस लौट जाएगी। 3 किरणें हो गई, एक और बची है, पहले इसे समझ लो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। फोर्थ वाली ऊपर लिख देते हैं, ये लो फोर्थ। अगर किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो विचलन नहीं होगा। मतलब जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते जाएगी, कोई विचलन नहीं। कैसे? ये हमने बनाया दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। किरण ऐसे आई, जिस रास्ते आएगी टकरा के उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो आती, टकराती, किसी और रास्ते जाती, लेकिन वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। इसमें प्रतीत होगी, इसमें प्रतीत होने वाली बात लगा देंगे। ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये किरण चली आ रही है, आई और गई, टकरा के तो यहीं से लौट गई। ये कैसी है? आभासी। आगे डॉट डॉट जहां बना हुआ है वो सब आभास करा रहा है। तो ये 4 किरणें हैं, इन 4 किरणों में से कोई 2 किरणें प्रतिबिंब बना देंगी। चारों नहीं यूज करनी है, हमें कोई भी 2 किरणें क्या बना देंगी? प्रतिबिंब। समझ गए? 4 किरणें हैं लेकिन कोई 2, और याद हो गई होंगी। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, समांतर हो जाएगी। 2 तो यही हो गई, समांतर फोकस, फोकस समांतर। ध्रुव पर आएगी तो कोण समान होगा, ध्रुव पर आएगी तो कोण समान होगा, और अगर वक्रता केंद्र से गई तो उसी रास्ते वापस लौटेगी, कोई विचलन नहीं होगा। क्लियर? तो ये 4 बातें या 4 किरणें जिनसे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। तो प्रतिबिंब भी कई सारे बनाने हैं हमें तो भाई, तो सब बनाएंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे, अपने आप बना लेना, समझ लो बस। देखो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। अवतल दर्पण, पहली चीज, वस्तु रखी है अनंत पर। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होगी, ये हमने बनाया अवतल दर्पण, ये बनाई मुख्य अक्ष, और किरण को लेके आ रहे हैं हम। देखो, किरण आएगी समांतर, और समांतर आने वाली किरण कहां से निकल जाती है? फोकस से। कहां से जाती है? फोकस से। ऐसे ही दूसरी किरण आएगी हमारी, ये आई, और ये भी कहां से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। जहां पर ये किरणें काटेंगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। जहां पर किरणें काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया हमारा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब बना एक तो कहां? फोकस पर। क्लियर? फोकस पे बना। दूसरा कैसा है? अति सूक्ष्म, बहुत छोटा है, वस्तु ही नहीं दिख रही है, मैं तो एक तरह से ऐसे समझ लो। और कैसा है ये? वास्तविक। वास्तविक है? हाँ है। क्यों? क्योंकि किरणें गुजरी हैं। मैंने पहले बोल दिया है, जब किरणें उस बिंदु से गुजरें तो वो वास्तविक होगा। और अब एक चीज याद कर लो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन देखते हैं।
वस्तु को रख देते हैं अनंत व सी के मध्य। कहाँ रखा है? ये दर्पण, ये ध्रुव, ये F, ये C और वस्तु रखी है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है? कहाँ रखी है वस्तु? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ से किरण भेजो, सीधी गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से, तो फोकस से गुजर गई है, गुजार दिया। दूसरी किरण को भेज रहे हैं हम फोकस से, जो किरण फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। जहां काटे वहीं प्रतिबिंब। वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। समझ में आया? दो किरणें ली इसमें हमने। कौन कौन सी दो ले ली हैं? कौन सी ली दो? जो समांतर आई वो फोकस से गई, और जो फोकस से गई वो समांतर हो गई। जहां काटे वहीं पर प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा है और कहाँ है बताओ भाई? प्रतिबिंब है C व F के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ है? C और F के बीच में। कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। इसमें तो दिख भी रहा है उल्टा है। और कैसा है? सूक्ष्म, छोटा तो है, वस्तु से छोटा है। ठीक है कि नहीं? वस्तु से छोटा, यहां बहुत छोटा था, क्या छोटा है। ठीक। तीसरा, वस्तु को रख देते हैं C पर। इसे याद कर लो कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो C पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर ही बनेगा। तो उससे क्या है कि हम बनाएंगे, हमें पता तो है ही C पर, तो C पर ही है। मतलब ये C है, ये F है, तो प्रतिबिंब को बना ही दो पहले। ये लो, बन गया। यहाँ से भेजो, फोकस से गुजार दो। ये लो, फोकस से भेजो और समांतर कर दो, काट गए। बना दिया पहले ही हमने, क्योंकि हमें पता था। तो ये बात याद कर लो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उसी के बराबर बनेगा। इसमें कैसा है? वस्तु के बराबर है। और कैसा है? वास्तविक भी है और उल्टा भी है। वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी है। तीन हो गए। चौथा बनेगा ये वाला, वस्तु यहां रखोगे तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। पांचवा बनेगा ये, वस्तु यहां रखोगे तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। 5 प्रतिबिंब हो गए। 3, 4, 5 उल्टा कर देना। ये देखना, वस्तु से प्रतिबिंब बहुत छोटा था, यहाँ छोटा था, यहाँ बराबर हो गया। अब यहाँ आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो ये दो अपने यहाँ बनाएंगे। ठीक। अभी एक और बनना है। देखो भाई स्क्रीनशॉट। एक और बनाएंगे। अब हम वस्तु को ले चलते हैं। एक अगर ऐसे पूछ ले कोई, वस्तु को ध्रुव पर रख दें तो क्या होगा? तो बोल देंगे वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। ध्रुव पर रखेंगे तो हम और आगे चलते हैं। 5, 4, 5, 6। छठवां, वस्तु को रखा है कहाँ? F व P के मध्य। किस किस के बीच में? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये ध्रुव, ये फोकस, वस्तु ये रखी है, ये रखती वस्तु। किरणें ले लो, दो किरणें पता है तुम्हें कौन कौन सी? एक किरण जो समांतर जाएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये गई फोकस से। सही है, देख लो, समांतर आई और फोकस से चली गई। दूसरी एक और ले लो भाई, जो ध्रुव पर आपतित होती है उसका क्या होता है? जितने कोण पर आती है उतने कोण से ही परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें याद आ गई?
क्या है, समांतर आई वो फोकस से चली गई, जो ध्रुव पर आई वो उतने कोण पे चली गई। इन दोनों के बीच में अगर देखें तो दूरी बढ़ रही है, दूरी यहाँ पर दूरी इतनी है, यहाँ पर आते आते देखो बढ़ गई, दूरी बढ़ रही है तो ये कभी मिल नहीं सकती हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे इन्हें, हम ऐसे ऐसे उसी से बढ़ा दें, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये वाली किरण ये जा रही है डॉट डॉट में, और रेड वाली को रेड वाली से ले लेते हैं, ये आ रही है। चलो और आगे चलते हैं। अरे मिल जा भाई, मिल गई। ये प्रतिबिंब तैयार हो गया हमारा। प्रतिबिंब कैसा है, कैसा है, क्या है सर, ये वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश, वस्तु से कैसा है, बड़ा। कहाँ है, दर्पण के पीछे। डॉटेड वाली लाइन ने बनाया है इसको, डॉटेड वाली लाइन ने बनाया है, इसका मतलब आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, याद कर लो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वैसे आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बनेगा हमेशा। याद कर लो इस बात को कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। सीधा बन गया, क्लियर। तो ये प्रतिबिंब हो गए निर्माण किसके, अवतल के। कितने बने, 6। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो उत्तल दर्पण से बनाते हैं प्रतिबिंब को। देखो उत्तल दर्पण से कैसे बनेगा। ये हमने लिया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन है, देखो उत्तल दर्पण में ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र है ना, मतलब इसमें कंडीशन कुछ है ही नहीं। इधर अनंत और ध्रुव, मतलब वस्तु यही होगी हमेशा। कहाँ कहाँ, अनंत और ध्रुव के बीच में, बस एक ही है कंडीशन। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन है, वस्तु कहाँ होगी, अनंत और ध्रुव के बीच में होगी, एक ही कंडीशन है इसकी बस। तो वस्तु से देखते हैं। समांतर किरण को भेजो, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ये किरण समांतर गई, वो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, चली तो यहीं गई। दूसरी, ध्रुव पर जो किरण आपतित होगी वो जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण से ही परावर्तित हो जाएगी। तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, क्या ये मिलेंगी, नहीं। तो इसे पीछे बढ़ाओ, प्रतिबिंब बन के तैयार। जहां ये दोनों काट गई वहीं कौन है, प्रतिबिंब है ये, ए डैश बी डैश। कैसा है प्रतिबिंब, बोलो कैसा है, दर्पण के पीछे। पहली बात, दर्पण के पीछे कहाँ पर, P व F के मध्य, हमेशा यही बनेगा। ये वस्तु चाहे कहीं रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। कैसा है ये, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और क्या है, दिखाई कैसा दे रहा है, सीधा, डॉटेड के द्वारा बना है तो कैसा है, आभासी। आभासी व सीधा ही होगा। ये तैयार हो गया प्रतिबिंब। समझ में आ गई बात। तो ये बातें हुई दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे हमारे। तो प्रतिबिंब निर्माण तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन है यूवीएफ में संबंध निकालते हैं हम, मतलब वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और फोकस दूरी कितनी है, उनके बीच में एक संबंध है, उसे निकालना है, ठीक है। तो उसे भी निकाल देते हैं। तो ये दर्पण वाला पोर्शन या कहो परावर्तन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आ गया समझ में, हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेशन थोड़ा 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि यही सेम डेरिवेशन 12th क्लास में भी है। और जितना कुछ पढ़ रहे हैं हम, ये अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ 12th क्लास का सिलेबस है। अगर 12th का कोई स्टूडेंट हो तो वो भी पढ़ ले, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परावर्तन 12th का टॉपिक भी है जिसमें यही सब पढ़ाया जाएगा सेम।
तो अब हम बात करते हैं यू वी एफ में संबंध। यू वी व एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध। वैसे तो ये संबंध जो है जितने फिगर पढ़े तुमने सबसे हो सकता है, यानी कि अवतल दर्पण के लिए भी बना सकते हो, संबंध निकाल सकते हो, और अवतल के बाद उत्तल के लिए भी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बने थे, आभासी भी बना था, वास्तविक बना था, तो आभासी के लिए भी निकल सकता है, वास्तविक के लिए भी निकल सकता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो 3 डेरिवेशन हो जाएंगे, अवतल के 2 और उत्तल का 1, क्योंकि उत्तल में तो एक ही प्रतिबिंब बना था, अभी बनाया था हमने, एक ही था वो, बस एक उससे और 2 इसके, आभासी और वास्तविक। लेकिन हम एक ही डेरिवेशन कर रहे हैं 10th के हिसाब से, वो भी बहुत है, क्योंकि डेरिवेशन 10th के एक तरह से प्रॉपर सिलेबस में नहीं है, उसके न्यूमेरिकल सिलेबस में है, लेकिन डेरिवेशन कर लेते हैं। u क्या है, v क्या है और f क्या है वो भी समझो। देखो चित्र से ही समझते हैं। कोई भी एक फिगर बना लो, जितने अभी हमने 4-5 बनाए उनमें से कोई एक बना लेते हैं। ये ध्रुव, ये f, ये c, ऐसा ही करते हैं, यहाँ रख देते हैं वस्तु को ए बी, यहाँ से भेजो समांतर, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। एक भेज दो ध्रुव पर, चलो कलर चेंज कर दें इसका जिससे दिखाई दे जाए आपको आराम से। लो, एक भेज दिया हमने ध्रुव पर, तो ध्रुव पर जो आएगी वो कोण कैसा रखेगा, बराबर, बराबर कोण रहेगा ये। जहां काट गया वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बन गया ये हमारा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये अभी बना चुके थे, वही है। अब ऐसा करो, इसे कह दो एम और यहां से लंब डाल दो, मान लो ये एन है, लंब कितना है, एन। ठीक है, तो क्षेत्र समझ में आ गया। अब कुछ दूरियां हैं वो भी लिख दो। अब दूरियां समझो, u, ये प्रतिबिंब की दूरी v और ये दूरी f, दूरियां हो गई। कुछ बातें मैं यहां लिख देता हूं, वो समझ लेना। चिन्ह परिपाठी है ये, मतलब चिन्ह कैसे लेंगे वो, जैसे ये दर्पण है, ये ध्रुव। एक बात सबसे पहली कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से, सभी दूरियां। दूसरी बात, किरण जो होगी, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण की दिशा में अगर होगा दूरी तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर विपरीत दिशा होगी तो वो नेगेटिव होगी। मतलब ध्रुव से चलेंगे हमेशा, ध्रुव से अगर इधर चले तो प्लस पॉजिटिव, ध्रुव से इधर चले तो भी पॉजिटिव कि नेगेटिव, किरण के उल्टा नेगेटिव, किरण की दिशा में पॉजिटिव। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। ये दूरियां याद करनी पड़ेंगी हमें कि कब प्लस और कब माइनस होगी, उसके पीछे कारण। डेरिवेशन तो चलो नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करते समय में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। पहली चीज, दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिधर से किरण आई है, किरण के चलने की दिशा में चलोगे अगर तो प्लस, किरण के चलने के उल्टा चले अगर तो माइनस। चलना ध्रुव से ही है, लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। याद हो गया। अब डेरिवेशन पे आ जाओ, देखो क्या क्या लेके चलेंगे इसमें हम समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे। कैसे त्रिभुज ढूंढेंगे, समरूप, सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढने हैं हमें। तो समरूप त्रिभुज ढूंढते हैं। देखो जरा क्या कैसे कौन से, किसी को दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज? एक तो है हमारे पास ए बी पी, व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। मैंने लिख दिए, अब तुम देखो कैसे हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज लिया है हमने, ये दोनों कोण बराबर, ये 90, ये भी 90,
जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही। तीनों कोण बराबर है तो समरूप हो गया समरूप। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि उसका आधार और ऊंचाई का अनुपात बराबर रहता है। समरूप त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का अनुपात समान या बराबर होता है। दोबारा सुन लो, तो समरूप त्रिभुज में आधार और ऊंचाई या ऊंचाई और आधार का अनुपात बराबर होता है। लगाओ, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई, इसका आधार पी बी, इसका आधार पी बी डैश। समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक त्रिभुज या कहो एक और जोड़ा ढूंढो। मैं लिख देता हूं ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम एफ एन, कैसे भी लिख दो, ये भी समरूप है। देख लो समरूप है या नहीं। देखो ये कोण बराबर, ये 90, ये भी 90, तो तीसरा भी बराबर हो गया। तीनों कोण बराबर हो गए, दिखाई दे रहे हैं। एक ये त्रिभुज एक त्रिभुज है। पहले वाला कौन कौन से थे? पहले हमने ये वाला लिया था और ये वाला लिया था, और अब कौन सा लेके चल रहे हैं हम जरा देखें। अब हमने ये वाला लिया है और ये वाला लिया है, छोटा सा अंदर का। ठीक है, अब इसमें बराबर हो गए। वही आधार ऊंचाई का अनुपात बराबर कर दो। आधार ऊंचाई का अनुपात बराबर करो, बोलो। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ले लो, पहले इसकी ऊंचाई लिखो एम एन, इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश, इसका आधार एन एफ और इसका आधार बी डैश एफ। एम एन को अगर हम गौर से देखें तो एम एन और ए बी तो बराबर ही है, क्योंकि समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है। तो एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। यहाँ पर एक कंडीशन और समझो, ये बहुत छोटा सा हमने बना लिया है, मतलब कहें कि हम गोला ऐसा है जिसकी वजह से ये दूर दिखाई दे रहा है हमें इतना। अगर ये बड़ा गोला होता, अगर ये गोला बड़ा होता तो ये एन जो है वो पी पर ही होगा। ठीक है, तो जब कोण छोटे होंगे, वस्तु छोटी होगी, दर्पण बड़ा होगा, या कहो वक्रता त्रिज्या उसकी ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, एन और पी एक ही बिंदु होंगे। तो एन को हटा के पी लिख दो, एन को हटाओ पी लिख दो, पी एफ अपॉन बी डैश एफ। देखो जरा चित्र में बी डैश एफ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहां से यहां तक में से अगर इसे माइनस कर दें तो ये बचेगा। ये पूरी दूरी है यहां से यहां तक, इसमें से इतना हटा दो, ये बच जाएगा। पूरे में से इतना हटा दो, पूरे में से इतना हटा दो, पूरे में से इतना हटा दो, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो फिर RHS भी बराबर होगी, बराबर कर दो पी बी अपॉन पी बी डैश, पी एफ अपॉन पी बी डैश माइनस पी एफ। देखो सारा का सारा पी से ले लिया, ध्रुव से। पहली बात लिखी, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, तो इसलिए सब पी में बदल दिया हमने। इसीलिए ये भी जो दूरी थी वो पी से ले ली, पी बी डैश माइनस पी एफ। दूरियां लिखना शुरू करो अब, पी बी। एक और चीज, इसमें सारी दूरियां निगेटिव है। किरण यहां से आई थी ये वाली, ऐसे ही तो चली, दूरी सब इधर से नापी जाएंगी, इधर चलेंगे हम, चाहे वो यू नापो, चाहे एफ नापो, चाहे वी नापो, सब उल्टा, सभी दूरियां उल्टी नापी जाएंगी, तो ये सब निगेटिव है। पी बी क्या है, यू माइनस यू, पी बी डैश माइनस में वी, पी एफ माइनस में एफ, पी बी डैश माइनस में वी और माइनस माइनस एफ। ये निगेटिव खत्म, u अपॉन बी माइनस में एफ, माइनस में v और प्लस में f। दूरियां सभी निगेटिव ली हैं हमने,
ठीक है, ये हटा रहे हैं चिन्ह परिपाठी। चलो वज्र गुणा करो, माइनस यू वी माइनस प्लस एफ। पहले देखो ये सही लिखा है, u का इसमें किया माइनस यू वी आ गया, u का f में किया प्लस में यू एफ आ गया, इसका इसमें कर दो माइनस में वी एफ आएगा। सारा कुछ प्लस कर लो तो ये उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, वी एफ प्लस यू एफ बराबर यू वी। यू वी एफ का भाग देने पर वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ, यू वी अपॉन यू वी एफ, वी एफ एफ ख़त्म, 1 अपॉन यू बचा, प्लस यू और एफ ख़त्म, 1 अपॉन वी बचा, यू बी से यू बी ख़त्म, 1 अपॉन एफ बचा। ऐसे लिख दो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। आंसर ये है संबंध किसमें, यू वी एफ में। समझ गए? तो ये एक डेरिवेशन तैयार। तो ये डेरिवेशन 12th में भी मिलेगा, अगर 12th में पहुंचे साइंस लेके तो ये डेरिवेशन 12th में भी मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक शब्द और है जो और पढ़ेंगे, फिर टॉपिक ख़त्म करेंगे हम यहीं पर। ठीक है, और वो क्या है? वो है रेखीय आवर्धन। इस चित्र की हमें ज़रूरत है इसलिए मिटाया नहीं है। ठीक है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? इसे हम m से दर्शाते हैं और m बराबर होता है I अपॉन ओ। I है इमेज, O है ऑब्जेक्ट। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। याद हो गया? I क्या है? इमेज, प्रतिबिंब का आकार, O क्या है? ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। m इज टू आई अपॉन ओ। ठीक है, अब समीकरण 1 से अगर एग्जाम में रेखीय आवर्धन पूछा जाएगा तो ये चित्र बनाओगे, इसे लिखोगे, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, नहीं तो रेखीय आवर्धन हेडिंग डालो, समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 कहाँ है? कॉपी में, घर पे। एग्जामिनर के घर पे आएगा चेक करने, तो समीकरण 1 से तो इसे लिखेंगे। ए बी जरा देखो, ए बी क्या है? वस्तु है। वस्तु क्या है? ओ। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। मुख्य अक्ष के नीचे है, माइनस आई होगा। पी बी यू है, माइनस का होगा। पी बी डैश वी है, माइनस का होगा। माइनस से माइनस खत्म, उल्टा कर दो, आई अपॉन ओ माइनस में वी अपॉन यू। ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, एक माइनस खत्म हो गया, एक बचा है। आई अपॉन ओ क्या है? एम, तो एम बराबर होगा आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू माइनस में। ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर? वो प्रतिबिंब और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, सूत्र आया m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस में वी अपॉन यू। क्लियर? तो ये डेरिवेशंस हो गए। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। यू वी एफ दिया होगा, यू वी दिया होगा, एफ पूछेगा, यू एफ दिया होगा, वी पूछेगा, या एम दे देगा। कभी कभी हो सकता है एम दे दे, इनमें से कोई एक चीज़ दे दे। एम दे दिया, वी दे दिया, यू पूछ लेगा। एम दे दिया, आई दे दिया, ओ पूछ लेगा। ऐसा भी कर सकता है। तो ये संबंध, मतलब जो भी न्यूमेरिकल है वो इन्हीं पर बेस्ड है और कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं है तुम्हारा इसमें। क्लियर? तो ये इतना टॉपिक। अब बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।